अच्छा, जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद बड़े बड़े युद्ध, साम्राज्य, राजा महाराजा, है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ टकराव की ही है या इसमें कुछ और भी है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं, इस दौर के एक अनोखे सिंथेसिस की। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, नहीं? जब दो कल्चर मिलते हैं तो क्या होता है? वो टकराते हैं या कुछ नया बना देते हैं? और मध्यकालीन भारत इसका एक बहुत ही असाधारण जवाब हमारे सामने रखता है। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये हमें आज की दुनिया में हो रहे कल्चरल बदलावों को समझने में भी मदद करता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, नेहरू ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत में इस्लाम का आना पहले के हमलों जैसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा धर्म था जो यहाँ की पुरानी व्यवस्था में आसानी से यूं ही घुल-मिल नहीं सकता था। तो एक बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो गई। दो अलग-अलग दुनियाएं एक साथ रहेंगी कैसे? और दिलचस्प बात यह है कि इस चुनौती का पहला जवाब किसी राजा या किसी लीडर की तरफ से नहीं आया। नहीं, ये तो आम लोगों के बीच, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आप ही पनपने लगा। जरा सोचिए, जब दो अलग-अलग कल्चर के लोग एक ही गली में रहते हैं, एक ही बाजार में मिलते जुलते हैं, तो क्या होता है? वो एक दूसरे पर असर डालना शुरू कर देते हैं, भले ही वो चाहें या ना चाहें। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस था। और मजे की बात पता है क्या है? इस मिलाप के सबूत आज भी हमारे चारों तरफ हैं। लोगों के कपड़ों के स्टाइल में, जो खाना हम खाते हैं उसमें, यहाँ तक कि जो संगीत हम सुनते हैं उसमें भी। मतलब ये सिर्फ आइडियाज का मिलना नहीं था, ये तो जिंदगियों का मिलना था। और इस मिलाप का शायद सबसे बड़ा सबूत है एक पूरी की पूरी नई भाषा का जन्म, उर्दू। ये भाषा इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे दो दुनियाएं मिलीं और उन्होंने मिलके कुछ बिल्कुल नया और खूबसूरत बनाया। इसमें फारसी की नफासत भी है और यहीं के बोलियों की मिठास भी। और ये चीज़ आर्किटेक्चर में तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखती है। जब हम उस दौर की इमारतें देखते हैं तो हमें भारतीय डिज़ाइन के एलिमेंट्स इस्लामिक मेहराबों और गुंबदों के साथ इतनी खूबसूरती से घुले मिले दिखते हैं। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये दो संस्कृतियों का एक साथ खड़ा होना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कपड़े और इमारतें मिलना एक बात थी, पर दिलों का मिलना अभी बाकी था। उस नई समस्या का सबसे बड़ा हिस्सा तो धार्मिक था, और इसका जवाब भी सियासत से नहीं बल्कि रूहानियत से, स्पिरिचुअलिटी से आया। तो एक तरफ हमें दिखते हैं भक्ति आंदोलन के संत, सोचिए कबीर और नानक जैसे लोग, और दूसरी तरफ थे सूफी संत। अब इन दोनों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। दोनों ने ही धार्मिक दिखावे को, कर्मकांड को एक तरफ रखकर प्रेम, बराबरी और सभी इंसानों की एकता की बात की। उनका संदेश एकदम सीधा और साफ था, जो सीधा आम लोगों के दिलों में उतर गया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई शाही फरमान नहीं था। ये लोगों के दिलों से निकला एक आंदोलन था, एक ऐसी लहर जिसने एक साझा, एक कॉमन भारतीय पहचान की नींव रखी। अच्छा, अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो ऑर्गेनिक था, अपने आप हो रहा था। लेकिन अब कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो इस बदलाव को एक सोची समझी, एक पॉलिटिकल शक्ल देता है। अकबर एक बहुत दूर की सोचने वाला शासक था। वो ये बात समझ गया था कि भारत जैसे विशाल देश पर सिर्फ तलवार के जोर पर हुकूमत नहीं की जा सकती। एक मजबूत सल्तनत तलवार से नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतकर बनती है। तो उसने एक बहुत ही कैलकुलेटेड पॉलिसी अपनाई। सबसे पहले उसने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया। फिर उसने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया। हिंदू राजाओं और सरदारों से सहयोग मांगा और एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश की जो धर्म से ऊपर उठकर भारतीय हो। ये एक टॉप डाउन पॉलिटिकल सॉल्यूशन था। यहाँ तक तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? कला, कल्चर, पॉलिटिक्स सब में एक मिलाप हो रहा है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो होता है, और इस खूबसूरत संगम की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। और यही सवाल हमें कहानी के सबसे कॉम्प्लेक्स मोड़ पर ले आता है। क्या इस कल्चरल क्रिएशन के नए दौर की कोई छिपी हुई कीमत भी थी? तो पैराडॉक्स ये था, एक तरफ कल्चर और आर्ट में जबरदस्त क्रिएटिविटी थी, खुलापन था, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय समाज अंदर से और ज्यादा सख्त और स्थिर होता जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों?
हुआ ये कि बाहर से आ रहे प्रभाव के खिलाफ एक डिफेंसिव रिएक्शन हुआ। अपनी पहचान को बचाने की जो एक कोशिश होती है ना, उसमें जाति व्यवस्था जैसी जो सामाजिक दीवारें थी, वो और भी मजबूत और भी कठोर हो गई। समाज ने जैसे खुद को एक किले में बंद कर लिया, और इसका नतीजा सामाजिक ठहराव। और इस ठहराव का टाइमिंग बहुत क्रिटिकल था। ये ठीक तब हो रहा था जब यूरोप में रेनेसा और साइंटिफिक रेवोल्यूशन की लहर चल रही थी। तो एक तरफ भारत का आर्ट और कल्चर तो फल फूल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो साइंटिफिक और सोशल सोच की दौड़ में पीछे छूट रहा था। तो अंत में हमारे सामने जो तस्वीर उभरती है वो सीधी साधी नहीं है। ये एक ही समय में क्रिएटिव फ्यूजन की और सोशल सख्ती की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि इतिहास कभी भी सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ मध्यकालीन भारत का नहीं है, बल्कि ये आज भी उतना ही जरूरी है। कोई भी समाज बदलाव और परंपरा, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? नए आइडियाज को अपनाते हुए अपनी जड़ों को कैसे बचाए रखता है? ये वो संतुलन है जिसे खोजने की कोशिश आज भी पूरी दुनिया कर रही है।